फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 2 लेखांकन और अंकेक्षण, जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको लेखांकन की सिद्धांत, इसकी अवधारणा के बारे में बताया था। और आज की क्लास में हम साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे कि साझेदारी क्या होती है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे साझेदारी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, साधारण शब्दों में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं और जिसका प्रबंध एक या समस्त साझेदारों द्वारा किया जाता है तो वह साझेदारी कहलाती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि कोई भी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर साझेदारी करनी है, पार्टनरशिप करनी है, तो कोई एक अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें कम से कम कितने परसेंट चाहिए? 2%, यानी कि मिनिमम जो वैल्यू हो गई पार्टनरशिप के लिए वो क्या है? 2। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यवसाय में अपना लाभ को बांटने के लिए, मतलब कि जो उसका व्यवसाय है वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तो जब वो सहमत होते हैं इस बात पे, तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि इसका जो प्रबंध है वो या तो वो सारे मिलकर कर सकते हैं, ठीक है, सारे मिलकर उस व्यवसाय को चला सकते हैं, या फिर उनके द्वारा कोई एक साझेदार भी उसको चला सकता है, यानी उसका प्रबंध कोई एक साझेदार भी कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को वो व्यवसाय चलाना ही चलाना है, उन सब की ओर से कोई एक साझेदार भी व्यवसाय को चला सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू पार्टनरशिप की, वो है 2 व्यक्ति। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो हो गई 2, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पार्टनरशिप की? मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 50, यानी कि 50 मेंबर से ज़्यादा किसी पार्टनरशिप के अंदर नहीं हो सकते। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज एक्ट है 1942, उसके अंदर बोला गया है कि जो पार्टनरशिप के अंदर जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन्स हैं वो कितने होंगे? 50 होंगे। ओके, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए साझेदारी की परिभाषा। तो देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों के लाभ को परस्पर बांटने का ठहराव किया है जिससे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात की गई है कि साझेदारी जो है वो किसी व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है, यानी कि एक रिलेशन है जो क्या करेंगे, जो आपस में लाभ को बांटेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो लाभ है, तो इसके अंदर सिर्फ लाभ ही नहीं आएगा बल्कि लाभ और हानि भी आएगी। हालांकि इसको लिखा सिर्फ लाभ जाता है, यहाँ पर जो परिभाषा दी है भारतीय साझेदारी अधिनियम ने, उसमें लिखा सिर्फ लाभ जाता है, लेकिन लाभ हानि दोनों ही चीजें आएंगी। तो हानि जो होती है वो नेगेटिव प्रॉफिट के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग जो है कि नेगेटिव प्रॉफिट, यानी कि माइनस में जो प्रॉफिट जा रहा है, तो इट मीन्स लॉस। तो ये दोनों ही यहाँ पर शेयरिंग होती है, तो किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा जो है वो सिर्फ लाभ जाता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, आपस में लाभ बांटने का उन्होंने ठहराव किया हो। ठीक है, तो ठहराव यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने आपस में लाभ बांटने के लिए, जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि सभी साझेदार उनको चलाएंगे, तो कोई एक व्यक्ति भी उन सभी की ओर से व्यवसाय को चला सकता है। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए साझेदारी की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो पार्टनरशिप है उसके लिए मिनिमम जो हमें पर्सन चाहिए वो कितने चाहिए? 2। तो 2 तो होने ही होने चाहिए। तो ये सबसे पहली विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो तभी वहां पर क्या होगी? साझेदारी होगी, नहीं तो वहां पर साझेदारी नहीं हो सकती। ओके, दूसरा है अनुबंध या समझौता, यानी कि एग्रीमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बीच क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हम आपस में साझेदार है और हमें ये व्यवसाय करना है। तो जो ये एग्रीमेंट होता है ये हमारा कैसा हो सकता है? ये हमारा मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि
जो हमारा एग्रीमेंट है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट कौन सा रहता है, रिटर्न रहता है। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर कोई ना कोई जो हमारे साझेदार हैं, कभी कोई मुकर ना जाए किसी बात से, तो इसके लिए जो हमारा अनुबंध होता है वो रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे ये ओरली भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि रिटर्न में ही होगा, तो इसलिए एग्रीमेंट कैसे भी रूप में हो सकता है। एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए कि अगर रिटर्न में कोई वहाँ पर एग्रीमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है रिटर्न में, तो उसको क्या कहा जाता है, इसके अंदर पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है इसकी व्यवसाय का होना आवश्यक, यानी कि कभी भी कोई अगर साझेदार बनते हैं तो वहाँ पर वो किस लिए बन रहे हैं, वहाँ पर मेन पॉइंट है कि वहाँ पर वो लाभ को आपस में बांटे, यानी कि व्यवसाय करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई दो व्यक्ति मिलकर कोई एक प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई एक ज़मीन खरीद रहे हैं, और उसको किस पर्पज से खरीद रहे हैं, स्टेइंग पर्पज, यानी कि रहने के पर्पज से खरीद रहे हैं कि आपस में मिलके वो दोनों फ्लोर्स बना के उसके अंदर रहेंगे, तो वो क्या होगा, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, बल्कि वो अपना स्टेइंग पर्पज से खरीद रहे हैं। लेकिन जब वो किसी लैंड को बिजनेस के पर्पज से खरीदते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वहां पर वो साझेदारी कहलाएगी। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पारस्परिक अभिकरण या एजेंसी संबंध। तो देखिए एजेंसी रिलेशनशिप क्या है, साझेदारों में स्वामी एजेंट का संबंध होता है। प्रत्येक साझेदार अपने द्वारा किए गए कार्यों से अन्य सभी साझेदारों को बद्ध कर सकता है। तो देखिए जैसा अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे साझेदारी होती है उसके अंदर कोई एक साझेदार भी पूरे व्यवसाय को चला सकता है उन सब की ओर से, है ना। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई एक साझेदार जो है वो काम कर रहा है और कुछ वहां पर लॉस भी हो जाता है, तो सभी जो साझेदार हैं वो जिम्मेवार होंगे वहां पर। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जो काम कर रहा होगा वही जिम्मेवार होगा, तो सारे साझेदार हमारे वहां पर जिम्मेवार होते हैं। ओके, तो इसे पारस्परिक अभिकरण या एजेंसी संबंध कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लाभ का विभाजन, यानी कि प्रॉफिट मोटिव। तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है सबसे पॉइंट कि यहाँ पर लाभ का विभाजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाभ या हानि, हानि यानी कि माइनस प्रॉफिट और लाभ यानी कि प्रॉफिट। ओके, तो जब तक यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप वो नहीं कहलाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा हितों के हस्तांतरण पर रोक, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि कोई भी साझेदार जो है अन्य साझेदारों की सहमति के बिना जो अपने हिस्से का हस्तांतरण किसी अन्य पक्ष को नहीं कर सकता। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी साझेदार है और उसको अपनी कोई अगर कोई लायबिलिटी है वो किसी को और को सौंपनी है कि वो इस काम को करेगा, तो जब तक वो अन्य साझेदारों की सहमति नहीं ले लेता तब तक वो अपने हितों का हस्तांतरण नहीं कर सकता। कि अगर मान लीजिए कुछ भी है कि प्रॉफिट उसको देना है या कोई लॉस उसने भरना है, मतलब दूसरे व्यक्ति ने, तो जब तक अन्य साझेदारों की सहमति नहीं होगी तब तक अपने हितों के हस्तांतरण नहीं हो सकते। ओके, उसके बाद लास्ट विशेषता है इसकी असीमित दायित्व, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो देखिए ये क्या कहती है कि जो साझेदारी होती है उसके अंदर साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित मतलब मान लीजिए कि अगर किसी को लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप के अंदर साझेदारों को लॉस हो रहा है, तो जो पार्टनरशिप की जो फर्म की जो संपत्ति होगी, फर्म की संपत्ति से अगर भुगतान नहीं हो पा रहा, ठीक है, जो फर्म की पार्टनरशिप की जो फर्म है अगर उसकी संपत्ति से भुगतान नहीं हो पा रहा उस लॉस का या उस दायित्व का, तो क्या होगा, जो साझेदारों की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उससे भी उस दायित्व का भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो साझेदारों की अपनी निजी या प्राइवेट संपत्ति है उससे भी उस ऋण की वसूली की जा सकती है। तो इसलिए जो साझेदारी के अंदर दायित्व होता है वो असीमित होता है। ओके, क्लियर है। तो ये थी हमारी साझेदारी की विशेषताएं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।